चलिए सुवास्ता के बाद अब बात नेपा नगर की डगर को लेकर। मध्य प्रदेश की जिन 28 विधानसभा सीटों पर 3 नवंबर को वोटिंग होनी है, उसमें बुरहानपुर जिले का नेपा नगर विधानसभा क्षेत्र बेहद ही खास है। दरअसल यहां 15 साल के लंबे इंतजार के बाद साल 2018 में कांग्रेस को जीत मिली थी, लेकिन 2 साल भी पूरे नहीं हुए कि यहां कांग्रेस विधायक सुमित्रा देवी कासडेकर ने विधायकी छोड़कर उपचुनाव की नौबत ला दी। अब जब उपचुनाव होने हैं तो कांग्रेस के बागी कासडेकर बीजेपी में शामिल होने के बाद कमल के चुनाव चिन्ह से चुनाव लड़ रही हैं, जबकि कांग्रेस ने उनके खिलाफ रामकिशन पटेल को मैदान में उतारा है। लेकिन क्या वे बीजेपी को चुनौती दे पाएंगे या फिर इस सीट पर बीजेपी की वापसी होगी? चलिए इसे लेकर चर्चा शुरू करें। उससे पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं। नेपा नगर के उपचुनाव में जनता किसके साथ है, निश्चित तौर पर इसका पता 3 नवंबर को मतदान होने के बाद 10 नवंबर को आने वाले नतीजों से चलेगा। लेकिन उसके पहले ये कहा जा रहा है कि अब की बार नेपा नगर में बीजेपी और कांग्रेस दोनों की राह बिल्कुल भी आसान नहीं है। इस सीट पर कांग्रेस की पूर्व विधायक सुमित्रा देवी कासडेकर अब बीजेपी के टिकट से मैदान में है, तो वहीं कांग्रेस ने रामकिशन पटेल पर दांव लगाया। साल 2008 से अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट का सियासी इतिहास देखें तो बीजेपी की स्थिति काफी मजबूत रही है। 1998 से लेकर अब तक यहां 5 आम चुनाव और 1 उपचुनाव हो चुका है, जिसमें 4 में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है, जबकि कांग्रेस के हिस्से 2 बार विजयश्री आई। 2018 के विधानसभा चुनाव में यहां कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ने वाली सुमित्रा कासडेकर ने बीजेपी की मंजू दादू को करीब 1250 मतों से हराकर इस सीट पर 15 साल बाद कांग्रेस को जीत दिलाई थी, जबकि इसके पहले 2008 में बीजेपी के राजेंद्र श्यामलाल दादू ने करीब 1600 वोटों से जीत दर्ज की थी। 2013 के चुनाव में फिर से राजेंद्र श्यामलाल दादू बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़े और उन्होंने इस बार 22,000 से भी ज्यादा मतों के अंतर से बाजी मारी। वहीं 2016 में उनके निधन के बाद यहां उपचुनाव हुए, जिसमें राजेंद्र श्यामलाल दादू की बेटी मंजू दादू बीजेपी से चुनाव लड़ी और करीब 42,000 वोटों के बम्पर अंतर से जीती। चलिए अब एक नजर जातीय समीकरण पर डाल लेते हैं। मूल रूप से ये क्षेत्र आदिवासी बाहुल्य है, फिर भी यहाँ जातीय समीकरण कम मायने रखता है। बावजूद इसके जातीय समीकरण को देखें तो नेपा नगर विधानसभा क्षेत्र में SC/ST वोटर्स का खासा दबदबा है। विधानसभा क्षेत्र में 60% मतदाता आदिवासी, बारेला, भिलाला, कोरकू समाज से आते हैं। नेपा नगर औद्योगिक क्षेत्र के रूप में अपनी पहचान रखता रहा है। एशिया की पहली और सबसे बड़ी पेपर मिल रही है, लेकिन बंद पड़ी है, जिसके चलते यहाँ के लोग कमाने के लिए बाहर का रुख कर रहे हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य सुविधाओं की भी यहाँ कमी है। ग्रामीण इलाकों में सड़कों की स्थिति ठीक नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में कोई खास सुधार नहीं हुआ। अब ऐसे में नेपा नगर की कठिन चुनावी डगर में किसकी जीत का डंका बजेगा, असल रोमांच इसे लेकर है। ब्यूरो रिपोर्ट स्वराज एक्सप्रेस। और नेपा नगर की डगर के पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मनीष जायसवाल जुड़े हुए हैं। मनीष, क्या बोलती है ग्राउंड रिपोर्ट आपकी नेपा नगर को लेकर? जी निर्मल जी, मैं आपको बता देना चाहूंगा कि नेपा नगर विधानसभा क्षेत्र का जो इस बार का दंगल होगा वो बहुत ही दिलचस्प होगा। कारण उसका यह है कि भारतीय जनता पार्टी से इस बार सुमित्रा देवी कासडेकर को, जैसा आप जानते हैं, टिकट मिला है। इसके पहले कांग्रेस को, बीजेपी को भले मन से कोसने वाली सुमित्रा देवी कासडेकर आज कांग्रेस का, बीजेपी का नाम लेकर जा रही है और बीजेपी के लिए वोट मांग रही है और अब कांग्रेस को भली बुरी कह रही है। वहीं पर कांग्रेस जो है वो अब सुमित्रा देवी कासडेकर को बिकाऊ और छोटे तबके का बताकर अपने आप को बड़ा सिद्ध करना चाहती है। इसलिए निश्चित तौर पर नेपा नगर का इस बार का जो चुनाव होगा वो अपने आप में एक रोमांचक और देखने लायक चुनाव कहलाएगा। क्या लगता है आपको, किसका पलड़ा भारी लग रहा है? आपने विश्लेषण तो बहुत अच्छा किया, और क्या लगता है कि कितनी डगर सरल या कठिन होगी सुमित्रा जी की? देखिए, निश्चित तौर पर नेपा नगर की जो विधानसभा सीट है वो भारतीय जनता पार्टी की मूल सीट कहलाती है। अब तक
एक बार 2018 को छोड़ा जाए तो परिसीमन के बाद से आज तक लगातार नेपानगर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी विजय होकर आया है। कम मतों से, कभी कभार बहुत भारी मतों से विजय होकर आया है। लेकिन इस बार का जो चुनाव होगा वो आसान भी नहीं होगा। सबसे बड़ा उसका मुख्य कारण ये होगा कि लोग जो अब यहाँ के जो मतदाता हैं वो काफी जागरूक हो चुके हैं। भले ही आदिवासी सीट बाहुल्य हो, लेकिन यहाँ के जो मतदाता है वो भी काफी जागरूक हो चुके हैं। और सुमित्रा देवी का कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करना और अब खुलकर सामने आना कांग्रेस के प्रति कहीं ना कहीं लोगों के गले नहीं उतर पा रहा है। ये बात सिर्फ शहरी क्षेत्र की जनता समझ रही है कि ग्रामीण इलाके की भी या आदिवासी भी इस बात को समझ रहे हैं? नहीं, निश्चित तौर पर इसको ग्रामीण और आदिवासी भी समझने लगे। आदिवासी जो बाहुल्य क्षेत्र है यहाँ पर आदिवासी भी काफी जागरूक हो चुके हैं। उनके द्वारा भी अब दल बदल के मुद्दे को काफी सजगता और सहजता से देखा जा रहा है। उनके द्वारा भी निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उनके दिलों में ये बात जरूर आ रही है कि जो महिला या फिर जो प्रत्याशी कांग्रेस की सीट से विजय होकर 15 माह के अंदर ही उस पार्टी को छोड़कर गई, तो क्या भरोसा किया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी से विजय होने के बाद में उनके द्वारा भारतीय जनता पार्टी की मनीष, अब तक कई नेताओं के बीजेपी के भी तूफानी दौरे हो चुके होंगे। पिछले 7 महीने के कार्यकाल में भी बीजेपी ने काफी कुछ करने की कोशिश की है और खासकर अब इस क्षेत्र के लिए भी वहां पर बीजेपी के नेता भी आए होंगे। उनके भाषण का, उनके विकास का जो खाका रखा है, उसका कोई असर आदिवासी या ग्रामीण क्षेत्र की जनता पर नजर आ रहा है आपको? बिल्कुल यहाँ पर जो है स्टार प्रचारक के रूप में अब तक नेपानगर विधानसभा क्षेत्र को, निकाय क्षेत्र को छोड़ा जाए तो माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की 4 सभाएं अब तक आयोजित हो चुकी है। और जैसा कि पहले देखा जाता है कि लोग भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ शिवराज सिंह चौहान के चेहरे को जानते हैं, बाकी उन्हें प्रत्याशियों से कोई मतलब नहीं रहता है। तो वैसा ही कुछ एक रुझान टाइप का भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुमित्रा काजदेकर के प्रति अगर वोट ज्यादा पड़ते हैं तो निश्चित तौर पर वो भारतीय जनता पार्टी की सुमित्रा काजदेकर के लिए नहीं, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह चौहान के लिए होंगे। जी। अगर रामकिशन पटेल जी की बात की जाए तो कितने जो है हल्के या भारी काजदेकर के मुकाबले में नजर आ रहे हैं? रामकिशन पटेल जी का बता दें आपको कि रामकिशन पटेल जी इसके पहले 2 बार चुनाव के अंदर काफी मतों से हार चुके थे। इस बार उनके लिए सिंपैथी की लहर जरूर हो सकती है कि जनता जो है और जो मतदाता है उनके प्रति इस बार विश्वास जता सकते हैं। इसलिए कि पहली बात तो ये कि उनको 2 बार से यहाँ पर जीत नहीं मिल सकी। दूसरी बात क्या है, कांग्रेस प्रत्याशी की जिस प्रकार से 2018 के विधानसभा चुनाव में लहर चली थी, तो उसको देखकर भी रामकिशन पटेल का इस बार जिस प्रकार से जनसंपर्क रहा पिछले 15 महीनों में, तो वो भी बहुत तगड़ा रहा। सुमित्रा काजदेकर के अतिरिक्त सुमित्रा काजदेकर द्वारा जब से सत्ता में आई, कांग्रेस की सत्ता में, उसके बाद में आम जनता जो है उनसे काफी दूरियां बना ली गई थी। जबकि इसके विपरीत रामकिशन पटेल ग्रामीण क्षेत्रों के अलावा निकाय क्षेत्रों में अपना लगातार जनसंपर्क जारी रखे थे। मनीष, रामकिशन पटेल जो जनसंपर्क कर रहे हैं तो किस चीज पर ज्यादा स्ट्रेस कर रहे हैं वो? देखिए, मैं आपको बताता हूं कि रामकिशन पटेल ने सबसे बड़ा मुद्दा तो जो है वो दल बदल का ही बनाया है। निश्चित तौर पर 28 विधानसभाओं में से एक नेपानगर की विधानसभा सीट है जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी द्वारा भारतीय जनता पार्टी की सीट पर से लड़ा जा रहा है, तो उनका मुख्य मुद्दा तो दल बदल का ही है। दूसरी बात, दल बदल के साथ जी बोलिए। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट किया जा रहा है अभी नेपानगर में बेरोजगारी की समस्या को लेकर। नेपानगर में एकमात्र पेपर मिल है जो अभी फिलहाल बंद कंडीशन में है, जिसको लेकर उनके द्वारा मंचों से भी और आम जनता से भी कई ऐसे वादे किए गए रामकिशन पटेल द्वारा कि निश्चित तौर पर अगर वो विजय होकर आते, उनकी सरकार बनती है भोपाल में, तो निश्चित तौर पर नेपानगर के लिए कुछ ना कुछ अच्छा विकास के काम वो लोग करेंगे। सुमित्रा काजदेकर ने, मनीष, अचानक जो है कांग्रेस को झटका दिया और ये पहले लाट वाली नहीं थी, ये सब कुछ सेट हो जाने के बाद, सरकार बन जाने के बाद गई है, तो इसकी भी एक नाराजगी जनता में होगी। दूसरा ये भी आप ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कि कुछ भ्रष्टाचार की चर्चे भी सुने थे, कहीं ना कहीं ये भी सुना था कि किसी तरीके से दबाव में लाके लाया गया है। इन सब चीजों में कितनी सच्चाई है और क्या इस बात को कांग्रेस के प्रत्याशी उठा रहे हैं? जी हाँ, नेपानगर की जो सोशल मीडिया है अभी फिलहाल जो वर्तमान में चुनावी माहौल को देखा जाए तो सोशल मीडिया पर बिकाऊ नहीं टिकाऊ के मुद्दे पर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ऐसी बातें खुलकर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा कांग्रेस के विधायकों के साथ में किसी प्रकार से कुछ साठगांठ करके या किसी प्रकार से दबाव में उनके द्वारा अपने त्याग पत्र लिए गए और सरकार को गिराई गई। इस बात को कुछ रामकिशन पटेल अपने चुनावी प्रचार में ला रहे हैं क्या? बिल्कुल, ये बिल्कुल रामकिशन पटेल द्वारा मुख्य मुद्दा, जहां पर भी चुनावी सभा हो रही है वहां पर भारतीय जनता पार्टी पर तीखे कटाक्ष करते हुए बिल्कुल स्पष्ट तरीके से कहा जा रहा है
कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा सरकार गिराने के लिए या सरकार गिरने के बाद में जब सुमित्रा काल्जेकर जब बिल्कुल बिल्कुल मनीष आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं हमें। अब हमारे साथ बीजेपी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हम अदा करेंगे, और बीजेपी के जिलाध्यक्ष मनोज लधवे हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, शायद आपने सुना होगा हमारे संवाददाता मनीष जो बता रहे थे, शुरुआत वहीं से करते हैं। काजडेकर जो है आयातित प्रत्याशी हैं, आपके पाले में अब आ गई हैं कांग्रेस से। अभी ये चर्चा चल रही थी कि किसी प्रकार का दबाव डाल के कुछ उनके भ्रष्टाचार के मामलों का आप लोग जो है उनको अपनी पार्टी में लाए हैं। कितनी हकीकत है, क्योंकि इस बात को अपने प्रचार में रामकिशन पटेल जी भी चुनाव प्रचार में मैदान में उठा रहे हैं? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। सभी कोई अकेली सुमित्रा काल्जेकर नहीं है हमारे साथ। 25 विधायक पहले, 22 विधायक पहले भी आए हैं, बाद में लोग आते जा रहे लगातार। जी, परेशान लोग 15 महीनों में कमलनाथ उनको चक्कर देते थे, काम नहीं करते थे। ये सब तो हो गया। ये अब मेरे ख्याल से पुरानी बात हो गई। ये चलो काम नहीं करते थे। मैं जो पूछ रहा हूं भ्रष्टाचार के मामले का, उसके बारे में बताएं आप सीधा। और अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि अजय सिंह रघुवंशी जो है जिलाध्यक्ष, वो भी हमें आपको सुन पा रहे हैं। रघुवंशी जी, आपका भी स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में। और अब आप लधवे जी अपनी बात पूरी करें। मैंने अपनी बात रखी जी कि अकेली सुमित्रा काल्जेकर नहीं है जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से लेकर उनके कई सारे विधायक भी हमारे साथ आए हैं। नहीं, वो तो पहले लाट का मामला हो गया था। शिवराज जी की सरकार बनने के बाद अभी काफी बाद में आप लोगों ने इनको अपने पाले में लेके आए हैं। तभी से ये आरोप लगने लगे थे, कांग्रेस का आरोप था कि किसी प्रकार का दबाव डाल के आपने ये प्रत्याशी को तोड़ा है। नहीं, हमारा किसी प्रकार का दबाव नहीं है। हमारी सरकार को अपने बहुमत है और बहुत ज्यादा विधायकों की आप भी समझ रहे हैं, सारे विधायक जीत रहे हैं। चलिए अजय सिंह रघुवंशी जी से ही पूछ लेते हैं जो कि जिलाध्यक्ष हैं। अजय जी, कितनी सच्चाई है इन आरोपों में आपके? देखिए, ये भाजपाइयों को क्या है था, मेरे भाई छोटा मनोज जी, चक्कर ये है कि इनका जनता ने, जो मतदाता ने, मध्य प्रदेश की मतदाताओं ने को भाजपा को 15 साल के कुशासन को उखाड़ कर फेंका जी, तो कमलनाथ जी की सरकार बनाई और वो माफिया के खिलाफ क्या किया कि इन्होंने खरीद फरोख्त करके, चोरी करके सरकार को बनाने का काम, कुशासित काम, लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया जी। चलो, वो तो सब इन्होंने कर दिया था। उसके बाद जब बात आई नेपाल नगर की, तो यहाँ के विधायक पर इन्हीं के पूर्व विधायक ने, इन्हीं के भाजपा के जिलाध्यक्ष ने प्रेस वार्ता ली कि ये नकली नोट कांड में ये है, इस पे सीबीआई जांच हो। काफी गंभीर आरोप था। प्रेस वार्ता ली और इन्होंने ही कहा कि ये जो विधायक है इसने हमारे देश का केक काटा, जिसमें कि देश का तिरंगा था, देश के झंडे को काटा, उसके खिलाफ में FIR करवाई जी। अब आज ये देशद्रोही बोलते थे उसको, ये बोलते थे कि ये नकली नोट कांड की दोषी है। अब इनकी पार्टी में आ गई तो अब ये बोल रहे हैं कि ये ईमानदार है। इन्होंने उस पर दबाव बनाया कि हम देशद्रोह का मुकदमा उठाएंगे। इनकी पूर्व विधायक ने हाई कोर्ट में केस लगा कर रखा है इसकी जाति को लेकर, तो बोले हम वो केस सिर्फ हटवा देंगे क्योंकि इसकी जाति गलत है। और ये जो नोट कांड में इसके पति को और इनको फंसाने की धौस दी थी, उस चक्कर में दबाव बनाकर खरीद फरोख्त करके भाजपा ने इस प्रकार का कृत्य किया है, जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया। चलिए लधवे जी, आपसे भ्रष्टाचार करते हैं इन्होंने। इनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि इनके जो सांसद है वर्तमान इस नेपाल विधानसभा के, आदि विधानसभा के 15 साल विधायक रहे, 25 साल से सांसद है, 40 साल में एक उद्योग स्थापित किया गया, एक युवा को रोजगार लगाया गया। इस क्षेत्र में विकास के नाम पर क्या किया? वो छोड़ो सुमित्रा का, 15 महीने की थी वो। इनके 40 साल में इनके सांसद ने क्या किया, ये बता दे हमारे जिलाध्यक्ष जी। बिल्कुल मनोज जी विकास की बात करेंगे। अजय जी, हम विकास की भी बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी, वो आप दोनों से सवाल करना चाह रहे हैं। जी शर्मा जी। बिल्कुल। देखिए, मोटे तौर पर सबसे पहले तो मैं अजय रघुवंशी जी से ये पूछना चाह रहा था कि 18 में भी अगर आपकी जीत हुई थी तो स्वाभाविक रूप से उस जीत के पीछे कहीं ना कहीं भाजपा के भीतर का सैबोटेज उसमें ज्यादा जिम्मेदार था। उसका कारण ये है कि ये सीट आमतौर पर भाजपा तो छोड़ दी, ये जनसंघ के जमाने की सीट उनके पास रही है। ये जो पहले यहाँ से ब्रजमोहन मिश्रा जीता करते थे, 72 और 67 में भी ब्रजमोहन मिश्रा हमेशा से जीते। ऐसी स्थिति में भाजपा एक राउंड कीर्था जीतते थे, एक राउंड मिश्रा जीतते थे।
दोनों एक एक बार 1-2 नादू जीते थे, मंजू दीदी थी हमारी, और अब सुनीता गांधी जीतने वाली है। नहीं, इस बार फिर जो है इस हिसाब से तो कांग्रेस की बीजेपी की बारी है। देखिए साहब, ऐसा है कि जनता ने इनको समझ लिया कि इनके सांसद नंद कुमार सिंह चौहान ने 40 साल में विकास के नाम पे झूठ बोला, और 15 साल से इनके विधायक थे, इनकी सरकार थी, इन्होंने जनता को सिर्फ कोरे आश्वासन दिए, क्षेत्र के लिए कुछ भी काम इन्होंने नहीं किया। तो इस कारण जनता ने इनको अपना विरोध में इनको हराने का काम किया, और जनता कांग्रेस के साथ आज भी खड़ी है, क्योंकि कर्ज माफी के नाम पर 5200 किसानों का कर्जा माफ इस नेपा विधानसभा के हुआ है 2 चरण में। और यहाँ के लोगों को, जो जनता को जो हमारी योजनाओं की सुविधाएं, चाहे बेटियों की शादी की हो, चाहे बिजली के बिल की हो, वो सब सुविधाएं टोटल यहाँ मिली है। तो जनता समझ चुकी है कि इन्होंने जनता की सरकार को हटाने का काम किया, खरीद फरोख्त करके अनैतिक दबाव डाल के विधायक को हटाने का काम किया है। बताएं मनोज जी, काफी आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर। देखिए, आरोप अपनी जगह पर है। आरोप नहीं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ ना कि इनके सांसद ने 40 साल में एक उद्योग स्थापित किया है जिले में, इन्होंने बर्बाद करने का काम किया, ये बता दें, छोड़ दो, बात कर रहे, जिस पे तैयार है मैं उस पर बात कर लूंगा। बनाए 27 डैम कितने बनाए? आप पूछिए रघुवंशी जी से, ये डेवलपमेंट इतना जो हुआ है वो किसने किया है? ये भाजपा के राज में हुआ है, हमारा राजस्थान। ये डेवलपमेंट पूर्व सांसद अरुण यादव जी ने 1200 करोड़ रुपए लाकर तनेपा मिल को स्थापित किया, नवोदय विद्यालय खोले, एकलव्य विद्यालय लाए, यहाँ पर सेंट्रल स्कूल खोली, ताप्ती मिल, एनटीसी को 200 करोड़ दिला के युवाओं को रोजगार दिलाने का काम किया, इन्होंने बेचने का काम किया। एक ट्रेन तो इनके सांसद से रुकी नहीं नेपा नगर में, तो ये क्या बात करेंगे कि विकास किया, जो एक ट्रेन रुकने सबसे 40 सालों में। ये मेरे भाई छोटा लड्डू है, ये भी नया है, इसको ज्यादा जानकारी नहीं है। हाँ छोटे भाई, आपको जानकारी देना चाहिए उनको। जो चाहे गोवा अड्डे में जाओ, चाहे पटना अड्डा पर जब जितनी ट्रेनें रुकी हमारे सांसद जी की राज में रुकी है भैया, क्योंकि हमारे सांसद जी सांसद जी के राज में रुकी नहीं, हमारे स्वर्गीय पूर्व सांसद महेंद्र सिंह जी, पूर्व सांसद शिव कुमार सिंह जी, और हमारे कालीचरण सकरराय जी, और वर्तमान में हमारे पूर्व सांसद अरुण यादव जी ने ट्रेनें रोकने का काम किया, क्षेत्र के विकास को गति मिल सके, नए यहाँ पर लोगों का आवागमन की सुविधा बढ़े, ट्रांसपोर्टिंग की, वो काम किया। प्रधानमंत्री सड़क योजना में अरुण यादव जी ने बताया। मनोज जी, बड़े भाई भारी पड़ रहे हैं आपका कहीं ना कहीं। उन्होंने क्या किया, मैं तो पूछना चाहता हूँ ना, एक उद्योग का नाम बताया, एक उद्योग का नाम तो बता दे। ताप्ती मेगा रिचार्ज के नाम पर सिर्फ ढोंगबाजी की इनकी सरकार ने। ताप्ती मेगा रिचार्ज का जो सर्वे होता है, सर्वे का करने का मना किया, तो हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय विलासराव देशमुख जी ने महाराष्ट्र के पूरे अधिकारियों को भेजकर, वहाँ की सर्वे टीम भेजकर, वहाँ के खर्चे से मध्य प्रदेश का सर्वे। चलिए आप दोनों को नहीं है ना, ये तो सिर्फ 15 साल में लोगों को गुमराह किया, लोगों को जय श्री राम बोल के भगाने काम के वोट। खंडवा लोकसभा स्थापित कर बता दीजिए, बुरहानपुर जिले में एक उद्योग लाया हो अरुण यादव जी तो बता दीजिए। अरे 1200 करोड़ रुपए दिए ना हमने, नेपा मिल को, ताप्ती मिल 200 करोड़ चालू की, और औद्योगिक पार्क रहता था। इनसे मैं बोलना चाहता हूँ, 18 महीने की सरकार में रहटा में 100 एकड़ जमीन का औद्योगिक पार्क बन के तैयार है, सरकार चली गई, नहीं तो वहाँ पर भी इंडस्ट्रियों को भी देने का काम चालू होता, प्लॉट देने का काम चालू हो जाता। और 100 एकड़ जमीन केला अनुसंधान केंद्र के नाम पर, केला अनुसंधान केंद्र के नाम पर जो है अलॉटमेंट करा ली थी मध्य प्रदेश में, पूरे देश में बुरहानपुर केला प्रसिद्ध है। उसके लिए 40 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया, उसके लिए हमारी सरकार बनी और हमारे सचिन यादव। अजय जी मनोज जी आप अजय जी रोकना चाहूंगा अजय जी आपको। अजय जी और मनोज जी, आप दोनों ही हमारे साथ बने रहे। जाहिर सी बात है कि आप दोनों ही जो कामों का क्रेडिट है वो अपनी अपनी सरकार को देंगे। चूंकि वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी हमारे साथ यहाँ बैठे हैं, उनसे ज्यादा अनुभवी कोई नहीं है, तो रमेश जी आपको क्या लगता है, अगर विकास और नेपा नगर की बात की जाए तो इस बारे में आपकी क्या टिप्पणी होगी? देखिए, ये बात सही है, नेपा नगर में विकास पिछड़ा है, और विशेषकर नेपा नगर का जो मानस है और दूसरी जगहों के मानस में एक अंतर है। नेपा नगर में मानस अपेक्षाकृत शांत थोड़ा सा है, और कर्मशीलता भी थोड़ी सी कम है नेपा नगर में। उसका कारण है कि वनवासी समाज चूंकि वहां पर ज्यादा है, तो थोड़ा सा बहुत ज्यादा भागदौड़ और मेहनत वाला मानसिकता नेपा नगर में नहीं है। तो ऐसी स्थिति में पिछली बार जो उनको लाभ मिला था,
खासतौर से जो किसान कर्ज माफी का और बेरोजगारी भत्ते का जो कांग्रेस ने ऐलान किया था उसका उनको अच्छा लाभ मिला था कांग्रेस का। अब लेकिन चूंकि किसान कर्ज माफी आधी हुई है, आधी नहीं हुई है, बेरोजगारी भत्ता मिल नहीं पाया, ऐसी स्थिति में भाजपा के सामने एक बड़ी चुनौती ये है, और ये बात बिल्कुल सही है कि नेपा नगर में ये जो अभी भाजपा की उम्मीदवार हैं, इनके खिलाफ भाजपा का कार्यकर्ता कभी शांत नहीं बैठा। उसने पूरे 15 महीने या 11 महीने जब तक वो रही और लगातार इनके खिलाफ अभियान चलता रहा। अब एकदम से भाजपा का कार्यकर्ता इनके लिए कैसे खड़ा हो गया होगा, इसकी एक भाजपा के सामने बड़ी चुनौती है। भाजपा ने अगर इसको कंट्रोल कर लिया, अपने कार्यकर्ता को एक्टिव कर लिया, तो मैं समझता हूं भाजपा वहां पर कुछ अच्छा कर पाएगी। और अगर क्योंकि भाजपा के भीतर वैसे ही थोड़ा सा असंतोष तो था ही, ऐसी स्थिति में भाजपा का वर्तमान कार्यकर्ता भी थोड़ा असमंजस में रहा, इसको लेकर के अगर रहा तो भाजपा को बहुत दिक्कत हो सकती है। और दूसरी बात, वनवासी समाज में सीधी सीधी दो अंतरधाराएं दिखती हैं। वहां पर जो ईसाई मिशनरियां हैं वो भी थोड़ा सा सक्रिय तो है, और उनकी सक्रियता कांग्रेस की तरफ झुकी है, और उनके मुकाबले संघ ने जो काम शुरू किया है वो थोड़ा सा जो काम है वो भाजपा की तरफ झुका हुआ है। आगे चल करके वनवासी समाज को कौन कितना अच्छा मतदान केंद्र तक ले जा पाएगा, इस पर भी बहुत सारा निर्मल जी रिजल्ट वहां का बेस करेगा। बिल्कुल। अब बात करते हैं छोटे भाई बड़े भाई से। अजय जी और जो है मनोज जी जब दोनों एक साथ बोलते हैं तो हमारे दर्शक ठीक से सुन नहीं पाते। इसका सबसे बेहतर तरीका यह है, अजय जी और मनोज जी आप दोनों को 2-2 मिनट का समय दिया जाएगा। आप ये बताएंगे उसमें कि क्यों आखिर आपके कैंडिडेट को जनता वोट करे और जिताए। पहले चूंकि बड़े भाई अजय जी हैं तो अजय जी हम आपको समय देते हैं, आपका समय शुरू होता है अब। सर, हमारे कैंडिडेट को जनता इसलिए वोट देगी कि जनता को बेचने का, जनता को ठगने का काम किया, जनता की जन भावनाओं को तोड़ने का काम जिस विधायक ने किया उसको जनता सबक सिखाना चाहती है कि जनता आज जनता को जिस प्रकार से इन्होंने धोखा दिया और भाग गई, और जनता के 15 वर्षों के कार्यकाल में 15 महीने के जो कार्यकाल था, इस कार्यकाल में जनता के साथ वो बराबर नहीं खड़े रहे, क्योंकि हमारी सरकार थी, हमारे यहाँ पर मंत्री सचिन यादव जी, अरुण यादव जी ने क्षेत्र में विकास के लिए बड़े बड़े आयाम स्थापित भी किए। और हमारा जो उम्मीदवार है रामकिशन पटेल, ये सज्जन सरल है, और 15 साल का भाजपा का कार्यकाल और 25 साल का उसके बाद सांसदीय कार्यकाल नंद कुमार सिंह चौहान का, ये जनता देख रही है कि इन्होंने सिर्फ जनता को गुमराह करने का काम किया। एक उद्योग के नाम पर कुछ नहीं, स्वास्थ्य सुविधाएं बिल्कुल चरमरा गई है। यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधा के नाम पर जनता को कुछ नहीं मिलता। यहाँ पर जो है जो डैम बने हैं वो डैम हमारे जो अरुण यादव जी के समय पर आए थे, उसके बाद एक भी यहाँ पर डैम नहीं। ताप्ती मेगा रिचार्ज के नाम पर हर बार जनता को गुमराह किया गया। आज यहाँ 25 साल से गुमराह कर रहे हैं ये लोग। तो ये जनता इनको समझ चुकी है कि जो धोखेबाज है, जिसने एक बार धोखा जनता को दिया वो धोखा बार बार देंगी, चाहे वो किसी भी पार्टी में चले जाए। और जिसने देशद्रोह का आरोप जिस पार्टी के पूर्व विधायक भाजपा के जिलाध्यक्ष तत्कालीन ने लगाया था 6 महीने पहले ही कि इसने देश के नकली नोट छापने का काम किया, तो वो खुद ऐसे व्यक्ति को जिसने नकली नोट का आरोप भाजपा ने उन पर लगाया, देशद्रोह का आरोप उस पर लगाया, उसकी नकली जाति को लेकर हाईकोर्ट में इन्होंने केस पेंडिंग किया, ऐसे लोग, ऐसी महिला को, ऐसे उम्मीदवार को जनता वोट नहीं देंगी, क्योंकि जनता समझ गई है कि भाजपा झूठी है, इनके नेता झूठे हैं। जिन्होंने कल आरोप लगाया था कि जो देशद्रोही है, इसकी जाति गलत है, जिसने देशद्रोह के साथ में नकली नोट का काम किया, उसको जनता वोट कैसे देंगी। तो ये मेरे भाई से पूछना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल अजय जी बिल्कुल 2 मिनट में आपने अपनी बात 2 मिनट में अजय जी आपने पूरी की है। अब समय शुरू होता है मनोज जी का, यानी कि छोटे भाई को भी 2 मिनट का समय दिया जाए। मनोज जी काफी गंभीर आरोप लगाए हैं अजय जी ने, और वो आरोप सुर्खियां बने हैं, अखबारों की सुर्खियां बने, हकीकत है। क्या कहेंगे आप, क्या काट है आपके पास अजय जी के जो सवाल उठाए उनकी, और क्यों जनता कासडेकर को दोबारा जो है विधायक बनाए? देखिए, ये तो इसी बात हो गई कि हमारे पार्टी में स्थिति अच्छी थी और भाजपा में चले गई हो गई। हमने विरोध किया नकली नोट कांड का, और नकली नोट जिसने छापे वो पकड़ा गया, वो जेल में है। सुमित्रा कार्तिकर जी पे किसी प्रकार का उसकी संलिप्तता नहीं पाई गई, पुलिस उसकी जांच कर रही है, कानून अपना काम कर रहा है। हम किसी भी भ्रष्टाचार के मुद्दे में सुमित्रा जी के साथ नहीं खड़े हैं, लेकिन वो हमने जो आरोप लगाए थे वो आरोप भी पकड़ा है। सुमित्रा जी ने अपना बयान स्पष्ट जारी कर चुकी है कि उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं, वो गलती से मैंने उनको अपना प्रतिनिधि बना दिया था। वो कानून अपना काम करे, वो कानून अपना काम कर रहा है। दूसरी बात रही विकास की बात हमारे भाई ने बताया
विकास की तो डेवलपमेंट जो हमारे नारायण दादू के समय हुआ, जो बच्चों दीदी के समय हुआ, वही क्षेत्र में हुआ है। पूरे रोड हमने बनाए हैं, तापी पे पुल हमने बनाए हैं, 27 बड़े बड़े डैम हमने क्षेत्र में बनाए हैं। और नाम पर आप गाँव गाँव जाके किसान खुश है, किसानों को फसल बीमा का पैसा हमने दिया है। कमलनाथ सरकार ने तो इनको झूठे वादे किए 2 लाख के, अभी बता रहे थे कि 2 लाख रुपए मिले। एक किसान का नाम बताओ जिसको 2 लाख तो भी बांटना बाकी था, अभी तो कम के किए जी। लोगों के किसान रो रहे, युवाओं से बता दिए। देखो संदीप महाजन तो नेता मंडल हमारा नाम जनता कांग्रेस का चेहरा दिख चुकी है। जनता ने कांग्रेस को नकार दिया है, इनके खुद के विधायकों ने कांग्रेस को नकार दिया है। विधायक बड़ी संख्या में छोड़ के भाजपा की ओर आ रहे हैं। आप नेपा नगर में देखिए हर कार्यक्रम में भाजपा की ओर नहीं आ रहा है। विधायक को खरीद करके तुम ला रहे हो, कोई खरीद के तो बगैर उसके नहीं आ रहा है तुम्हारे पास मेरे भाई। हमने कोई खरीद फरोख्त नहीं की है, हमारे पास इतने पहले नहीं किया। दुनिया बोल रही है हमारा जो शादी बैठे हैं भी बोलेंगे कि क्या जनता को विधायकों को इन्होंने मंडी के डायरेक्टर हमारे साथ शामिल हो गया है। हमारे कल इनके विपक्ष के नेता कांग्रेस के नेपा नगर के वो भाजपा में शामिल हो गए कैलाश जी विजय। चलिए मनोज जी, हम उम्मीद करेंगे कि जो है सुमित्रा काजदेकर जो है आपकी पार्टी में रच बस जाएंगी और जो है वो कहीं ना कहीं विकास की गंगा बहाएंगी। लेकिन साथ ही कांग्रेस के जो हमारे साथी हैं अजय जी, जो कि बड़े भाई हैं आपके, और वो भी ये जरूर चाहेंगे कि कहीं ना कहीं रामकिशन पटेल जो हैं वो कहीं ना कहीं जीत दर्ज कराएं और विकास की गंगा वहां पर बहाएं। आप लेकिन क्या होगा, कौन जीतेगा, ये तो 10 तारीख को ही 10 नवंबर को ही पता चलेगा। आप दोनों हमसे जुड़े, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और अब बात कर लेते हैं रमेश शर्मा जी से उनकी आखिरी और सटीक टिप्पणी के लिए। रमेश जी, आपने पूरी बहस सुनी, क्या कहता है आपका गणित और किसके पक्ष में जो 10 तारीख है वो उसका सूरज जो है किसके लिए जो है जीत की खुशियां लेके आएगा? देखिए, तर्क की दृष्टि से तो आप देखें कि थोड़ा सा कास्टेकर जो मैडम भाजपा की हैं उनको थोड़ी कठिनाई होगी, एक बात। दूसरी बात, भाजपा का कार्यकर्ता उनके लिए उतना जी जान से जुट गया होगा जैसा कि दूसरे लोगों के लिए जुट रहा है। ये भाजपा के सामने एक बड़ी चुनौती है। तो स्वाभाविक रूप से यहाँ का चुनाव बहुत ज्यादा दिलचस्प है। यहाँ कांग्रेस का उम्मीदवार थोड़ा मुझे कंफर्टेबल लग रहा है, भाजपा का उम्मीदवार थोड़ा संघर्ष में लग रहा है। लेकिन फिर भी आगे चल करके क्या होगा ये अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि उसका एक कारण है कि नेपा नगर का, जैसा कि मैंने आपको कहा, वह 90% मतदाता ऐसा है जो पार्टी को वोट करता है। उसको उम्मीदवार के चेहरे से बहुत ज्यादा मतलब नहीं होता, केवल 2-4-5% होता है जो उम्मीदवार देख करके दाएं बाएं होता है। अगर ये कास्टगेटर मैडम आई है कांग्रेस से यहाँ, तो उनके साथ कोई बहुत बड़ा वोट बैंक नहीं आया होगा, जैसा कि हमने सुहासरा की संभावना थी कि वहां आ गया होगा। इनके साथ बहुत ज्यादा वोट आया होगा, इसकी संभावना इसकी कम है, क्योंकि यहाँ का बिल्कुल कुछ सिस्टम वहां का ऐसा है, जीवन शैली ऐसी है, वहां पार्टियों में विभाजित है। अब पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो अपने वोटर को किस तरीके से लेकर के जा रहे हैं। स्वाभाविक है कि वहां पर नेपा नगर में कांग्रेस के कार्यकर्ता में थोड़ा उत्साह तो है, गुस्सा भी है। भाजपा में थोड़ा सा इस बात को अगर उन्होंने रोक लिया तो मैं समझता हूं दिलचस्प हो जाएगा। बिल्कुल, कई सियासी समीकरण ऐसे हैं जो नेपा नगर के संग्राम को, सियासी संग्राम को दिलचस्प बना रहे हैं। बहरहाल नेपा नगर बीजेपी की परंपरागत सीट बनकर उभरी है, इसलिए बीजेपी के परंपरागत वोटरों के आधार पर सुमित्रा काजदेकर की जीत की संभावनाओं को यहां खारिज नहीं किया जा सकता। लेकिन ये बात भी नहीं भूलना चाहिए कि कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुई सुमित्रा देवी से बीजेपी के जो पुराने कार्यकर्ता हैं वो पूरी तरह से घुल मिल नहीं पा रहे हैं, जिसका नुकसान बीजेपी को उपचुनाव में हो सकता है। वहीं कांग्रेस ने प्रत्याशी रामकिशन पटेल को यहां 2 बार पहले भी चुनाव लड़वाया है, लेकिन उन्हें जीत नसीब नहीं हुई। हालांकि वह फिर भी जनता के लगातार संपर्क में रहे। यही वजह रही कि जब उपचुनाव की बात आई तो कांग्रेस ने उन्हें मैदान में उतार दिया। खैर, तमाम सियासी समीकरण के बीच नेपा नगर की जनता किसका साथ देती है देखना अहम होगा। इसी के साथ सत्ता का संग्राम में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।